हेलो एवरीवन। सो दिस इज लेक्चर नंबर 5। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 8। अब ये सम समझने के लिए सबसे पहले तुमको पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो अगर वो नहीं समझा है या तो वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, देन कम फॉर दिस पर्टिकुलर सम। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट सम नंबर 3, सम नंबर 8, सॉरी। Now, the question is supported with the figure. Let's understand. They are saying that circles with center x and center y touch each other at point z. So there are touching circle. अभी ध्यान से सुनना पहले। टचिंग सर्कल है मतलब सबसे पहले तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। कौन से? एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा स्मॉलर सर्कल का सेंटर एंड बिगर सर्कल का सेंटर। मतलब इन तीनों को हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे दे आर सेइंग दैट BZ is the chord of the bigger circle and it is intersecting smaller circle। ठीक है, हमें प्रूव करना है AX पैरेलल टू BY। तो सबसे पहले तो हमें ये दो लाइन पैरेलल चाहिए, AX पैरेलल टू BY। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन के लिए हमने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया? BZ। ट्रांसवर्सल पे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो देखो ये वाले ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन के लिए पहला एंगल यहाँ पे हुआ और दूसरा एंगल यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये F नजर आ रहा है, F लेटर, मतलब ये कौन सा एंगल हुआ? यस, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमको करना क्या है? सिर्फ ये एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दैट्स इट। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एंगल एक्स ए जेड, एक तो ये वाला एंगल, एंड वाई बी जेड, इसको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो ये दो लाइंस पैरेलल के लिए ये दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ये मेरा हिंट है। तो हिंट में दो एंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट चाहिए। अब सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन होगा जो मैंने पहले ही बताया, ड्रॉ एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ एक्स वाई एंड एक्स जेड। फर्स्ट यही होना चाहिए, वाई डैश एक्स डैश जेड। रीजन में आएगा इसका थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है ना, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी देखो पूरा सम हम लोग इसके थ्रू सॉल्व करने वाले हैं, हिंट के थ्रू। नाउ लुक एट एंगल ए फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो एक्स ए जेड देख लो, एक्स ए जेड एंगल एक्स, ये रहा एक्स ए जेड। अगर ध्यान से देखो ये एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करता है। कौन सा ट्राइंगल? वही एक्स ए जेड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल एक्स ए जेड। अभी ट्राइंगल में ध्यान देते हैं। पहला तो इफ यू सी एक्स ए इज नथिंग बट रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल एंड एक्स जेड इज ऑल्सो रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल। मतलब ये दोनों रेडियस क्या है? इक्वल है। ठीक है, और ट्राइंगल के लिए वो क्या हो गया? साइड। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एक्स ए, साइड एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स जेड। रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब मुझे बताओ ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा? करेक्ट, ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एक्स जेड का ऑपोजिट एंगल ये है एक्स ए जेड, और एक्स ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एक्स जेड ए, या तो एंगल जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर बिकॉज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका ऑपोजिट एंगल रहेगा एक्स ए जेड, देयरफॉर एंगल एक्स ए जेड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ये वाला जेड। ये एक है ना थियरम है, आई गिव दिस रीजन नंबर 1। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। ठीक है, तुम लोग को पूरा लिखना है। तो देखो एंगल एक्स ए जेड का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब दूसरा एंगल देखो वाई बी जेड। वाई बी जेड बोले तो ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो क्या ये एंगल कोई ट्राइंगल को बिलोंग करता है? देखो ध्यान से, यस, वाई बी जेड। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल वाई बी जेड। देखो क्या मिलता है अपने को। पहले तो ध्यान से देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए वाई बी रेडियस है एंड वाई जेड भी क्या है? रेडियस है।
ठीक है, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, और ट्राइंगल के लिए वो लोग क्या है, साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइड, ध्यान से देखो कौन सा है, वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, कौन से साइड से कॉन्ग्रुएंट है देखो जरा, टू साइड वाई जेड, बड़े वाला सर्कल, ठीक है। ये कैसे पता चला, वापस से सेम रीजन, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर अभी अभी मैं बताया, ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। अब वाई जेड का ऑपोजिट एंगल वापस ये हो गया, ठीक है, और वाई बी का ऑपोजिट एंगल जेड हो गया। तो अभी हम लिख सकते हैं वाई जेड का ऑपोजिट एंगल इज एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, is congruent to angle Z. I'll keep it result number 2. Again, the region has to be the same, isosceles triangle theorem. Now, what I want, see, x a z का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था, यहाँ पे मिल गया 1 में, और हमें y b z का इंफॉर्मेशन चाहिए था, यहाँ पे 2 में मिल गया। सिर्फ इंफॉर्मेशन निकल अब तक। अभी दोनों को क्या करना है अपने को, कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, सो व्हेन कैन लेफ्ट हैंड साइड्स बी इक्वल, yes when the right hand sides are equal, and you can clearly see right hand side दोनों का equal है, because right hand side equal है, therefore now I can say that even left hand sides are equal, therefore angle XAZ is also congruent to का left hand side, that is angle YBZ। ये कहाँ से मिला अपने को, from 1 and 2, तो from 1 and 2 हो गया हिंट। नाउ अगर देखो ये दोनों एंगल्स को वापस से डायग्राम में देखेंगे, एक तो ये एंगल हुआ और वाई बी जेड बोले तो ये एंगल हो गया, ठीक है, एंड दिस आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमने सीखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल टू सेगमेंट बी वाई। यह है ना, हमने एक टेस्ट यूज किया, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वर्ड, हो गया क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट, अभी है ना शायद कोई कॉन्सेप्ट है तो वो देख लेते पहले। यस, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट, जैसे आर्क क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, और उसके रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद 3.3 का फर्स्ट सम करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, ठीक है, एंड वापस से उसके सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एन आर्क, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आर्क, आई टेक अ सर्कल, एक बॉम्ब लिया, उसको फोड़ दिया, तो एज यू कैन सी सर्कल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। तो अगर डेफिनेशन पूछा व्हाट इज एन आर्क, तो सिर्फ बोलना आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्योंकि वो सर्कल का पार्ट है। अभी उसको नाम कैसे देते हैं, to understand how to name, I'll take a circle again, I'll take 2 points on the circle A and B, and if I ask you what is the name of arc, what is the name of AB, ये पिंक वाला, तो आप लोग बोलेंगे सर आर्क AB। and if I ask you what is the name of blue color जो मैंने हाईलाइट किया है, again you will say sir it is arc AB। now see it's so difficult में it is impossible to differentiate between two arc, ठीक है। उसके लिए एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे I'll take point C and I'll take point E, sorry D। now you can differentiate between two arc, पहला हो गया आर्क ACB, दूसरा हो गया आर्क ADC, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट इज मेंट बाय सेमी सर्कुलर, इसका एक डेफिनेशन है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये डेफिनेशन को समझने के लिए व्हाट आई डू, आई टेक अ सर्कल, सेंटर है, वो लोग बोलते हैं इफ अ सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, सेकेंड इज नथिंग बट अ लाइन passes थ्रू द सेंटर, देखो सेंटर से पास हो रहा है, देन ईच आर्क सो फॉर्म्ड, हर एक, तो ये वाला आर्क फॉर्म हुआ है और दूसरा राइट में फॉर्म हुआ है, ईच आर्क इज सेड टू बी अ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो सेंटर से अगर जाता है तो ही आर्क जो बनता है वो सेमी सर्कुलर आर्क होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइनर आर्क, एन आर्क विच इज स्मॉलर देन सेमी सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू कैन सी ना, हाँ यहाँ पे इफ यू कैन सी लुक एट आर्क AD, कैन आई से दिस इज अ माइनर आर्क, यस, क्यों, क्योंकि ये किससे स्मॉलर है, सेमी सर्कल से,
तो जो आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर, सॉरी उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, जो आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। तो मेजर आर्क क्या रहेगा, करेक्ट, जो सेमी सर्कल से ग्रेटर रहता है। ठीक है, एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल। जरा चेक करो, क्या ये आर्क सेमी सर्कल से बड़ा है? ऑब्वियसली यस, उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके थ्रू पूरा सम्स बेस्ड है। ठीक है, सेंट्रल एंगल देखो, नाम से ही पता चलता है, जो एंगल सेंटर में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे देखो, लुक एट दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल का अगर वर्टेक्स देखो, ये वाला वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स किस पे है, सेंटर पे है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क, पूरे सर्कल का मेजर सबको पता है, इट इज 360। अगर मैं हाफ कर दूं तो 360 का हाफ क्या होगा, 180, तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। आई टेक पॉइंट ए बी सी, so it semicircle is 180. Now suppose what kind of an arc it is, ये कैसा आर्क है, ये माइनर आर्क है। अगर मैं पूछूं माइनर आर्क का मेजर कितना होगा, ये तुम लोग को नहीं पता, लेकिन याद रखना जो भी सेंट्रल एंगल का मेजर होता है, जो, ठीक है, माइनर आर्क का मेजर वो ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल है 60, उसके लिए जो आर्क है माइनर आर्क, उसका मेजर भी कितना रहेगा, 60। अगर माइनर आर्क का मेजर 60 है तो उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का मेजर वही रहेगा, उल्टा करने का वैसा। माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क किससे इक्वल है, सेंट्रल एंगल, उसके जो करस्पॉन्डिंग है। तो आर्क डी सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी। जब आप ये लिखोगे एग्जाम में, इसका रीजन एक ही होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो वो माइनर है डीसी। नाउ लुक एट डीईसी, वो मेजर आर्क है। अगर मैं पूछूं मेजर आर्क का, बड़े वाला आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, उसका मेजर कैसे मिलेगा? तो सिंपल है, पूरे सर्कल का मेजर में से आप माइनर आर्क का मेजर को माइनस करो तो तुमको मिल जाएगा। क्लियर है इतना? लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। सो प्रैक्टिस है 3.3 का सम नंबर फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देयर आर 4 पॉइंट्स विच आर कॉन्साइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल पे है चारों पॉइंट्स। एंगल ईसीएफ है 70, मेजर ऑफ आर्क बीईजीएफ है 200। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आर्क, दे वांट अस टू फाइंड, एक मिनट इसको हटा दूं, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या फाइंड करना है, आर्क डीई फाइंड करना है। आर्क डीई, लुक एट आर्क डीई, चलिए तो मैं हाईलाइट करता हूँ अभी, ये वाला आर्क फाइंड करना है डीई। देखो पहले तो सोचने का, क्या ये माइनर आर्क है? तो हाँ, माइनर आर्क का मेजर सेंट्रल एंगल से मिल सकता है, तो इसका सेंट्रल एंगल ये हो गया। लेकिन सेंट्रल एंगल का मेजर है ही नहीं, तो आर्क का मेजर ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए पहले तो पूरा सर्कल देखो आप, पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो एक ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड आर्क, ये थर्ड आर्क में, तो पूरा सर्कल 3 आर्क में डिवाइडेड है। अभी 3 आर्क में से कम 2 आर्क का मेजर होना चाहिए। अगर 3 में से 2 का मेजर है तो तीसरा मिल सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू गेट दैट। तो सबसे पहले तो आर्क ई एफ फाइंड करना है, ई एफ। तो जो भी सेंट्रल एंगल का मेजर रहेगा, ये फाइंड करना था अपने को, जो भी सेंट्रल एंगल का मेजर रहेगा आर्क का मेजर वही रहेगा। तो ये हो गया 70। अभी ध्यान से देखो, जैसे मैंने आप लोग को बोला पूरा सर्कल कितने आर्क में डिवाइडेड है, तो 3। क्या 3 में से अब हमारे पास 1 और 2, तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो लिखने का कैसे, पूरा सर्कल, अभी 3 आर्क में डिवाइड करते हैं पहले। तो फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क डीई प्लस, ठीक है, ये वाला दे लेते हैं, मेजर ऑफ आर्क, क्या नाम है वो आर्क का, डी जी एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के कितना होता है, पूरा सर्कल बनता है। और पूरा सर्कल का मेजर हमें मालूम है 360। रीजन में आएगा मेजर
MEASURE, measure of a circle is 360. Measure of a circle is 360. चलो वैल्यूज डाल देते हैं, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करो तो फटाफट होगा. Therefore arc DE का मेजर तो फाइंड करना है, तो I'll keep it as it is. So measure of arc DE plus DGF देखो कितना है 200, और आर्क दूसरा कौन सा EF कितना है, आर्क EF 70. ठीक है, 1 2 3 तो तीनों आ गया, यस, इज इक्वल्स टू 360. अभी ऐड करते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE, ठीक है, ये 200 प्लस 70 कितना होता है 270. अब ये 270 को वहां पे भेज दो तो माइनस में जाएगा, तो 360 माइनस 270. 360 में से 270 निकल गया तो कितना बचा, 360 में से 270 गया तो कितना बचा, 90 बचेगा. ठीक है, अब जो भी आंसर आता है उसको हमेशा बॉक्स में डालो तो वो अच्छा रहेगा, इंप्रेशन रहेगा. सो हम लोग को फर्स्ट आर्क मिल गया, दैट इज DE. हो गया. चलो अभी सेकंड क्या फाइंड करना है अपने को, DEF. ना इसको पहले हटा देता हूं मैं. अब हमें फाइंड करना है आर्क DEF. थोड़ा ध्यान से देखना, आर्क DEF ये वाला फाइंड करना है अपने को, ये वाला ना. अगर ध्यान से देखा रहेगा तो ये पूरा आर्क, पूरा दो छोटे छोटे आर्क में डिवाइडेड है, और यहाँ पे आर्क DE का मेजर अभी हमें मिला, दैट इज 90, और EF का मेजर भी हमें पता है, दैट इज 70. ठीक है ना. ना तो स्टार्ट करें किससे, अभी ध्यान से देखो, ये 70 कैसा आया वो दिखाना पड़ेगा उन लोग को. ठीक है, आई होप यू नो हाउ टू शो दैट. फाइन. चलो अभी जो आर्क फाइंड करना है पहले मैं वो लिखूंगा. सो मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल्स टू, ये पूरा आर्क दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF. इसका रीजन लिखना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ऐड किया तो आएगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. अब वैल्यूज डाल देना है और कुछ नहीं है. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल्स टू, DE कितना है 90, यही रहा, और EF कितना था 70, जो पहले फाइंड किया मैंने, लिखा नहीं है यार, वो लिख देना तुम लोग. सो मेजर ऑफ आर्क DEF, मेजर ऑफ आर्क DEF कितना हो जाएगा 160 डिग्री. जो भी आंसर आया मैंने क्या बोला उसको किस में डालो, बॉक्स में. हो गया, वेरी 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 इजी सम. चलो नेक्स्ट सम देखते हैं भाई. अच्छा पहले है ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द सम. तो कॉन्सेप्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कर्व्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ये थ्योरम को समझने के लिए, ये स्टेटमेंट को समझने के लिए, व्हाट आई डू, आई टेक अ सर्कल एंड आई टेक टू कॉर्ड्स AB एंड CD. तो वो लोग बोलते हैं इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर कॉर्ड इक्वल है तो क्या होगा, देन उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अब थोड़ा चेक करो, यहाँ पे थोड़ा चेक करो, AB का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, APB, एंड CD का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, CQD. तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही सर्कल में होना चाहिए. अगर समझो दो सर्कल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, और वहां पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वहां पे भी सेम होगा. अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, इसका उल्टा जो होता है उसको कॉन्वर्स बोलते हैं. ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार. नाउ कॉन्वर्स, ये रहा कॉन्वर्स. क्या बोलेगा, कॉन्वर्स कहता है कि अगर आर कॉन्ग्रुएंट है, उसका उल्टा, अगर आर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट.
chords congruent corresponding are congruent. Now let's start with the sum. इसका प्रूफिंग सब लास्ट में, ठीक है, इसका प्रूफिंग मैं सब लास्ट में करूंगा. लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट सम नंबर 3, सम नंबर 14, सॉरी, प्रॉब्लम सेट थर्ड का सम नंबर 14. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दे आर सेइंग दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. हाँ देखो, अभी अभी मैंने करवाया था, कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS. अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने क्या बोला, उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, बोला RS एंड PQ, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आगे देखते हैं, एंगल POR 70. POR सेंट्रल एंगल है, और मैंने बोला सेंट्रल एंगल से हमें माइनर आर्क का मेजर मिलेगा. ठीक है, आगे मेजर ऑफ आर्क RS इज नथिंग बट 80. सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, मेजर ऑफ आर्क PR. देखो अभी अभी बताया, ये जो आर्क का मेजर है वो सेंट्रल एंगल जितना रहेगा वही रहेगा. सो सबसे पहले लिखेंगे जो भी आर्क का मेजर हमें चाहिए, दैट वुड बी इक्वल टू एंगल POR. ठीक है, इसका रीजन रहेगा डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. देयरफॉर ये जो आर्क का मेजर है POR का जो भी मेजर रहेगा वो सेम रहेगा. ठीक है, ये सबसे पहले. अब कौन सा आर्क फाइंड करना है, हमें QS फाइंड करना है. अभी ध्यान से देखोगे तो QS सेंटर माइनर आर्क है, लेकिन उसके साथ सेंट्रल एंगल नहीं है. तो दूसरा तरीका क्या मैंने बोला था, पूरा सर्कल देखो, पूरा सर्कल अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में, कितने आर्क में डिवाइडेड है. तो पहला पूरा सर्कल, एक तो 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, और मैंने बोला 4 में से कम 3 का मेजर होना चाहिए तो हमें चौथा मिल सकता है. तो देखते हैं, सबसे पहले तो पहले आर्क का मेजर है, दूसरे का है, 4 में से 3 चाहिए ना, तीसरे का नहीं है. लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा, ये जो भी रहेगा 80 यहाँ पे भी वही रहेगा. तो पहले लिखने का कैसे, यहां से कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS. कैसे पता चला, इट इज ऑलरेडी गिवन, वहां पे क्वेश्चन में दिया है. बिकॉज कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उस करस्पॉन्डिंग आर्क क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो पहले तो PQ का आर्क, therefore arc PQ will be congruent to arc RS. इसके रीजन में ऐसा लिखना है, देखो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये पूरा लिखने का, करस्पॉन्डिंग आर्क है ना, ये करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, नेक्स्ट, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क, हमें PQ का मेजर चाहिए ना, विल बी इक्वल टू, इसका जो भी रहेगा वो 80 डाल देंगे. 80 आ गया. इसको जो जो आंसर आया उसको बॉक्स में डालो. तो इसको हम बॉक्स में डालेंगे सबसे पहले. अब चलो 4 में से 3 आर्क का मेजर है. ठीक है, अब करना क्या है, हमें चारों को ऐड करना है. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. इसको भी हटा देता हूं मैं, इसको. अब ये हो गया था आपका 70. लेट मी चेंज द कलर. ये हो गया था 70, ये हमें मिला 80 यहाँ से. ठीक है, और ये अभी फाइंड करना है. तो अभी अपना बात हुआ, अभी बात हुआ 1 2 3 4 सबको मिला के कितना, 360. तो करना, लिखो लिखो, चलो स्टार्ट करो तुम लोग भी. तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो RQS प्लस RS, मेजर ऑफ आर्क. कोई बोलेगा सर ऐसे पीछे लो तो भी चलेगा. मेजर ऑफ आर्क QS, फिर मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क PQ. ये सबको मिला के कितना होता है, 360. और रीजन मैंने लास्ट टाइम लिखा था, मेजर ऑफ द सर्कल इज 360. सब वैल्यूज डालो. QS तो हमें फाइंड करना है, तो मेजर ऑफ आर्क QS एस इट इज प्लस मेजर ऑफ आर्क RS कितना है भाई, 80.
पी आर कितना है 70 और पी क्यू 80 है, ये सबको मिला के कितना होता है 360। देयरफॉर मेजर ऑफ आर क्यू एस, ये सबको ऐड करो, प्लस 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 70 230 होगा, ठीक है, 160 प्लस 70 230 होता है। सो 230 इज इक्वल्स टू 360। देखो 160 प्लस 70 230 होगा, वरना गलत हो जाएगा। यस 230। देयरफॉर मेजर ऑफ आर क्यू एस, वो 230 को राइट में डालेंगे तो माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 230। 360 में से 230 गया तो 130 रहेगा। देयरफॉर आर क्यू एस is equals to 130 डिग्री। hence we got the answer। जो भी आंसर मिला उसको डालो बॉक्स में। वेरी 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 इजी सम, फाइन। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम अभी। अगला सम, अच्छा ये एमसीक्यू है, ठीक है, 1 मार्क का सम है। लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे बोला है आर्क ए बी, ए बी सी तीनों सर्कल पे ऊपर है, आर्क ए बी और आर्क बी सी 1 1 20, ठीक है। उसके बाद नो पॉइंट एक्सेप्ट, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको छोड़ो। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एबीसी? इक्विलैटरल, स्केलिन, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस। पहले तो इक्विलैटरल क्या होता है वो समझना जरूरी है। इक्विलैटरल वो होता है जहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये होता है इक्विलैटरल। स्केलिन क्या होता है? नो साइड्स, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। आई राइट एंगल तो सबको मालूम है। आइसोसेलेस मतलब एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अब ये सब में से कौन सा ट्राइंगल है? देखो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल दी एंगल्स आर अक्यूट एंगल, फाइन, सब एंगल अक्यूट है। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा, बहुत आसान है। पूरा सर्कल होता है 360, 360 में से ये दो ऐड करो 240, 360 में से 240 को माइनस करो 120 आएगा, तो ये हो गया 120। अभी हमें पता है अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साथ जो भी कॉर्ड है वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये तीन साइड इक्वल हो जाएगा। ऑल साइड्स अगर इक्वल हुए तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलैटरल, ठीक है, वेरी इजी अगेन। चलो नेक्स्ट के लिए देखते हैं। हाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी द लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, देन विल स्टार्ट विद दिस डिफरेंट। 3.3 का थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट सम, 2 मार्क का सम है, आता ही है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से देखना। वो लोग बोल रहे कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, प्रूव दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जो दिया है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। पता कैसे चला? इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। देखो अभी हमने सीखा था हम लोग ने कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो ए बी का करस्पॉन्डिंग आर कौन सा है? ए सी बी, ठीक है। देयरफॉर आर्क ए सी बी विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट, सी डी देखेंगे, सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? सी बी डी, ये करस्पॉन्डिंग आर्क है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क सी बी डी। रीजन में करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर्क है तो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये उसके पहले मैंने लिखा था, और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, हमें पता है अगर आर कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मैं उनका मेजर लेता हूँ वो इक्वल होगा, इक्वल। तो आर्क ए सी बी मेजर, अभी मेजर आया, तो जब भी मेजर आता है ये कॉन्ग्रुएंट हट जाता है, उसके बदले क्या आएगा? इक्वल आएगा, आर्क सी बी डी। अभी जो हमें चाहिए प्रूव दैट में क्या हमें मिला? वो हमें चाहिए ए सी, लेकिन यहाँ पे ए सी भी है। हमें चाहिए बी डी, लेकिन यहाँ पे सी बी डी है। तो सोचना पड़ेगा जो हमें चाहिए, ठीक है,
पहला तो क्या मैं बोल सकता हूँ AC इज अ पार्ट ऑफ आर्क ABD का पार्ट है, तो यस। सो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क, ये जो ACB है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको स्प्लिट कर रहा हूँ मैं दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला होगा आर्क AC, क्योंकि ACB दो पार्ट्स में है, एक तो आर्क AC और दूसरा कौन सा है CB, तो दोनों को क्या किया मैंने स्प्लिट, प्लस मेजर ऑफ आर्क CB, तो इसको मैंने स्प्लिट किया, दैट वुड बी इक्वल टू, वैसे ही इसको भी स्प्लिट करेंगे, CBD इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला है CB, दूसरा है BD, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। इसका रीजन जब स्प्लिट करते हो या ऐड करते हो तो सिंपल है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अभी ऊपर देखो, कुछ कट हो रहा है क्या? CB gets cancelled, therefore measure of arc AC is equals to measure of arc BD। हो गया। अभी सिर्फ इतना लाना है, आर्क अगर इक्वल है, मेजर उसके इक्वल है आर्क का मेजर, अगर आर्क का मेजर इक्वल है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, therefore arc AC will be congruent to arc BD, hence proved, hence proved। दो मार्क के लिए वेरी 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 सिंपल सा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनस्क्राइब एंगल थ्योरम एंड इंटरसेप्टर आर क्या होता है और उसके रिलेटेड सम्स। तो ये हाँ, so we'll start with the inscribe angle theorem, intercepted arc and the sums based on inscribe angle theorem, which is the third part of the lecture, ठीक है ना, और this chapter I could say। चलो बाय, meet you next lecture में।